हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र का वायरल पेपर लेकर के आए हैं जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में छप चुका है और 2026 के बोर्ड एग्जाम में यह वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से अधिकतर प्रश्न आपको 2026 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें आपका पेपर कोड 323 IU है और इसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं और आपका पूर्णांक 100 का होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नोट क्या लिखा हुआ है। नोट है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद कुछ निर्देश हैं। निर्देश हम पढ़ लेते हैं। क्या है आपका निर्देश? क्या है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। फिर दूसरा है कि सभी प्रश्न 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक। ठीक है, फिर तीसरा है कि प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर प्रत्येक 10 शब्दों में यानी एक वाक्य में देना है। ठीक है, फिर आपका इसी तरीके से चौथा क्या है? चौथा है आपका प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रथम प्रकार के हैं जिनका प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। फिर आपका पांचवा क्या है कि प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय द्वितीय प्रकार के हैं जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। ठीक है, इसी तरीके से हम आ जाते हैं आपका क्या है कि छठवां क्या है कि प्रश्न संख्या 31 से एवं 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनका उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है। उसके बाद सातवां है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम सीधा चलते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है? आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बहुविकल्पीय प्रश्न प्रत्येक का उत्तर देने पर 1 अंक मिल जाते हैं। नोट यहाँ पर है कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों में प्रत्येक के उत्तर 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, फिर आपका पहला प्रश्न क्या है कि 1917 की रूसी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? ठीक है, किसके नेतृत्व में हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन है व्लादिमीर लेनिन या निकिता क्रुश्चेव या लियोनिड ब्रेजनेव या मिखाइल गोर्बाचेव। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, अ वाला व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन। तो दूसरा क्या है? आपका दूसरा प्रश्न क्या है कि भारत ने क्या है? भारत ने किस वर्ष में एक्ट ईस्ट नीति अपनाई? एक्ट ईस्ट नीति ऑप्शन 1992, 1995, 2014 या 2009। तो स्टूडेंट्स, इसमें से राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 2014। ठीक है, 2014 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आपका तीसरा क्या है कि भारत ने किस देश के साथ सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर 1960 में किए? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या है कि नेपाल या भूटान या श्रीलंका, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। तो आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? प्रथम महासचिव यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि ट्राइवली या यूथाट या कोफी अन्नान या वान की मून। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा अ वाला, ट्राइवली। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसी तरीके से आपका पांचवा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है? तो आपको पता है कि भारत जो है परमाणु संपन्न है, पाकिस्तान भी है, चीन भी है, लेकिन यहाँ पर आपका श्रीलंका जो है, यह श्रीलंका परमाणु हथियार से जो है संपन्न नहीं है। ठीक है, और इसके बाद आपका छठवां प्रश्न क्या है? छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का प्रथम कौन सा भाग है जहां जून 1948 में सार्वभौम मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर चुनाव हुए? तो आपका ऑप्शन है कि असम या मणिपुर या सिक्किम या पंजाब। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में आपका वयस्क मताधिकार के बाद वयस्क मताधिकार के आधार पर सर्वप्रथम जो है चुनाव हुआ था। फिर आपका क्या है कि किस राजनीतिक दल ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही? किस राजनीतिक दल ने यह कहा कि भारत और पाकिस्तान को मिला करके अखंड भारत बना दिया जाए? तो ऑप्शन है सोशलिस्ट पार्टी या भारतीय जनसंघ या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, आपका राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी वाला, भारतीय जनसंघ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से आपका आठवां प्रश्न क्या है कि आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन ऑप्शन है EV रामास्वामी नायकर या जगजीवन राम या के कामराज या कर्पूरी ठाकुर। तो आपको पता है कि अ वाला जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा EV रामास्वामी नायकर स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर आपका नौवां प्रश्न क्या है कि किसने किसने हिंदुत्व को भारतीय राष्ट्रीयता के आधार के रूप में लोकप्रिय किया था? ठीक है, हिंदुत्व को भारतीय राष्ट्रीयता के आधार पर किसने लोकप्रिय किया? ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी या BD सावरकर या दीनदयाल उपाध्याय या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, BD सावरकर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपका 10वां प्रश्न क्या है कि किस राज्य को भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों यानी 7 बहनों का भाई कहा जाता है? जो 7 सिस्टर्स हैं आपके उत्तर पूर्व क्षेत्र के, उसका भाई किस किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है
सिक्किम, पश्चिम बंगाल या असम या मणिपुर। स्टूडेंट्स इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम को भारतीय जो 7 बहनें हैं उत्तर पूर्व के, उन्हें उनका भाई सिक्किम को कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो चुका है। इस तरीके से हम आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या है? अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिलते हैं। ठीक है, 2 अंक मिलते हैं। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों के नाम लिखिए। जो दक्षिण एशिया है आपका, इसके किसी 2 छोटे देशों का नाम बता दीजिए। ठीक है, तो आपको बता देना है, यानी आप भूटान, नेपाल और उसी में कई देश हैं जो दक्षिण एशिया यहाँ पर लेकिन पूछा है, दक्षिण एशिया। ठीक है, फिर आपका दूसरा क्या है? आसियान शैली से आप क्या समझते हैं? आसियान शैली है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर 13वां है कि विश्व बैंक के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। जो विश्व बैंक है, इसके किन्हीं 2 महत्वपूर्ण कार्य बता दीजिए। यानी कि सदस्य देशों को क्या है कि मतलब आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता प्रदान करना है। उसके बाद 14वां प्रश्न है कि भारत में मूल निवासी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कि इनकी संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, भारत में जो मूल निवासी जो है इन्हें किस शब्द का प्रयोग किया जाता है इनके लिए, और इनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, इसके बारे में बताना है। फिर आपका 15वां प्रश्न है कि वैश्वीकरण के किन्हीं 2 सांस्कृतिक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। जो वैश्वीकरण है, इनके क्या 2 सांस्कृतिक प्रभाव हैं, इसके बारे में आपको बताना है। और इसी तरीके से 16वां प्रश्न है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, फिर आपका 17वां प्रश्न क्या है कि वामपंथ और दक्षिण पंथ से आप क्या समझते हैं। वामपंथ और दक्षिण पंथ, यानी वामपंथ में गरीबों और पिछड़े वर्गों के बारे में बात किया गया और दक्षिण पंथ इसी दोनों से में क्या विभेद है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका 18वां क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन कब और कहाँ हुआ। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन जो है 1900, लाल बहादुर शास्त्री जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, इनके बारे में आपको बताना है कि कैसे इनका निधन कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, तो आपको पता है कि जब शिमला समझौता आपका हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, रूस के एक देश था वहाँ पर जो है समझौता हुआ था, तो वहाँ से क्या है इनकी अचानक मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसी तरीके से आपका 19वां प्रश्न है कि गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं। गैर कांग्रेसवाद, ठीक है। फिर आपका 20वां क्या है कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की किन्हीं 2 प्रमुख मांगों का उल्लेख कीजिए। जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव था, इसमें 2 प्रमुख मांग क्या थी, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, 2 प्रमुख मांग। उसके बाद आपका आ चुका है लघुत्तरीय प्रथम, जिसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर लघुत्तरीय में आपका क्या कितने अंक मिल जाते हैं, 5 अंक। ठीक है, 5 अंक आपको मिल जाते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है कि 21वां कि आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों एवं उनके उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। आसियान जो समुदाय है, इसके मुख्य संबंध स्तंभ के कौन कौन से हैं और उनके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर 22वां है कि शक्ति संतुलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, शक्ति संतुलन जो है। फिर आपका 23वां प्रश्न है कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के प्रमुख मुद्दे क्या हैं। जो वैश्विक राजनीति है, इसमें पर्यावरण के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका 24वां है कि कांग्रेस के सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप को स्पष्ट कीजिए। जो कांग्रेस का जो सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन था, इसके रूप को क्या है, स्पष्ट करना है। ठीक है, इसी तरीके से 25वां प्रश्न है कि नियोजन से आप क्या समझते हैं। जो नियोजन होता है, फिर ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो आपको कमेंट करके बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। फिर इसका उसके बाद 26वां इसके बाद प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में कड़े मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर राजनीतिक दलों के बीच उभरती सहमति में संबंधित प्रमुख बातों को स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय राजनीति में कड़े मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर राजनीतिक दलों के बीच उभरती सहमति क्यों स्पष्ट हुई, इस बात को स्पष्ट करिए और इसके प्रमुख क्या क्या प्रावधान थे, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ऐसा क्यों है। फिर लघुत्तरीय प्रश्न द्वितीय आ चुका है, इसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर 6 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, 6 अंक आपको मिल जाते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के दावे के पक्ष में अपने तर्क दीजिए। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसमें भारत को सदस्यता क्यों नहीं मिली और इसका क्यों विरोध हुआ, चाइना ने इसका विरोध क्यों किया। आपको ये भी पता होगा कि चाइना बार बार वीटो लगा देता है क्या है भारत की अस्थायी सदस्यता को लेकर, और इसके पक्ष में कोई अपने तर्क दीजिए। ठीक है, फिर आपका 28वां कि वैश्वीकरण क्या है।
वैश्वीकरण जो है क्या है, इसके आर्थिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। जो इसके आर्थिक प्रभाव क्या क्या हुए हैं इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर 29वां है कि हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होता। उदाहरण देकर इस तथ्य की विवेचना कीजिए। जो हर क्षेत्रीय आंदोलन होता है अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होता। यह कोटेशन क्यों है इसके बारे में आपको बताना है, इस तथ्य की विवेचना कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद 30वां है कि 1975 में घोषित आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र की कौन सी ताकत और कमजोरियां उजागर हुई। जो 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो है आपातकाल लगाया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें भारतीय लोकतंत्र की कौन सी ताकत और कमजोरियां उजागर हुई इसके बारे में आपको बताना है। तो इससे आपको यह पता चलता है कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत ही मुश्किल है, इसके बारे में आपको बता देना है। और कुछ जो नए नए प्रावधान किए गए संविधान संशोधन 42/1976, ये सभी आपको लिखना है। फिर इसी तरीके से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 8 अंक मिलते हैं, प्रत्येक का उत्तर देने पर आपका 2 प्रश्न रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको 16 अंक मिल जाते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, सोवियत संघ के विघटन के लिए वे कहाँ तक उत्तरदायी थे। जो मिखाइल गोर्बाचेव थे ये कौन थे, यह सोवियत संघ के विघटन के लिए कहाँ तक उत्तरदायी थे इसके बारे में बताना है। फिर अथवा करके एक और प्रश्न है कि भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। भारतीय विदेश नीति, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है इसको आपको बताना है। फिर आपका 32वां है कि शॉक थेरेपी से क्या समझते हैं। शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, इसके परिणामों का उल्लेख कीजिए। जो शॉक थेरेपी थी सोवियत संघ की, इससे आप क्या समझते हैं, इसके परिणाम जो है क्या क्या हुए इसके बारे में बताना है। फिर अथवा करके एक और प्रश्न है कि मंडल आयोग पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। जो मंडल आयोग है इस पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है, ठीक है, मंडल आयोग। इसी तरीके से हमारा प्रश्न खत्म हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और मिलते हैं एक ऐसे ही नए मॉडल पेपर के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।